तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 8 डीएवी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। कहाँ से करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है पहले तो ये बताता हूँ। क्लासिफिकेशन मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उनको अलग अलग करके तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी वेस्ट होगी और ज़्यादा पेड़ लगेंगे, इससे पेड़ कटेंगे। ठीक है, तो उसको एक एक ग्रुप में डाल देते हैं, और अगर सेम चीज़ें हैं तो उनको एक्सेप्ट में लिख के एक एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे आप देखो, नॉन रिन्यूएबल 8 चीज़ें हैं, उसको 4 ग्रुप में डाल दिया है और उसको भी क्लासिफिकेशन में डाल दिया। देखो 8 चीज़ों को 4 ग्रुप में डाल दिया, जिससे हम इजीली उनको पढ़ सकते हैं, उनकी डेफिनेशन इजीली याद कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहले रिन्यूएबिलिटी से, उसके बाद हम ओरिजिन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑकरेंस पढ़ेंगे और डेवलपमेंट हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। तो अब रिन्यूएबिलिटी क्या होती है? रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया रिन्यूएबिलिटी को, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब रिन्यूएबिलिटी से। रिन्यूएबल सोर्सेज, एक मिनट। Renewable resources are also known as inexhaustible resources. Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. For example, solar energy, air, water, etc. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एग्जॉस्टिबल क्या होता है। यहाँ पर जो ये एग्जॉस्टिबल लिख रखा है उसको, उसका क्या मतलब है? एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाना। क्या मतलब होता है? ख़त्म हो जाना, मतलब हिंदी में तो समाप्त हो जाना, मतलब ऐसे कह सकते हो समाप्त, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलते हो तो समाप्त हो जाना। तो उस इसके आगे इन लगा है, अभी यहाँ पर देख सकते हो। तो इन मतलब ये समाप्त नहीं होते कभी, मतलब ख़त्म नहीं होते कभी। तो उसका ही डेफिनेशन में भी यही बताया गया कि विच कैन बी रिन्यूड, वो वापस आ जाएंगे। रिन्यूड मतलब वापस आना, वापस आना। तो अब वापस आ जाएंगे, या नेचुरली आ जाएंगे या वह ह्यूमन इफेक्ट से आ जाएंगे। जैसे हम विंड मिल का एग्जांपल लेते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये अभी चल रहा है विंड मिल, कहाँ कैसे चल रहा है? हवा से चल रहा है, और वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो हवा तो ख़त्म हुई, ख़त्म तो वैसे होगी नहीं, ख़त्म हुई तो अपने आप वापस आ जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वो अपने आप वापस आ जाएगी। पर अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जैसे यहाँ पर एक डैम है, यहाँ से पानी गिर रहा है बिल्कुल फुल स्पीड से, तो अब वो पानी गिरेगा तो सीधा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास उड़ के नहीं आएंगी। तो हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक चक्रा जो घूमेगा इससे, पानी के गिरने से, और उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो हमको चक्रा लगाना पड़ेगा, चक्रा लगाना पड़ेगा। तो उसमें हमारा कोई एफर्ट लगा, हमारा पैसे लगे, हमारी मेहनत लगी, तो वो ह्यूमन इफेक्ट से वापस आ गई। ठीक है, अगर एक बार टूट गया चक्रा, मतलब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गई, तो ह्यूमन एफर्ट से वापस आ गई या नेचुरली वापस आ गई। नेचुरली का एग्जांपल विंड मिल आ गया, और ह्यूमन एफर्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो इनको हम कह देंगे रिन्यूएबल सोर्सेज। अब इस डेफिनेशन को रट लेना, ये आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जैसे सोलर लगाए होते हैं, यहाँ पर सोलर लगाए होते हैं, तो सन की जो हीट होती है वो सोलर में बढ़ती है, और इसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो एयर, वाटर। अब आप सोच रहे हो वाटर का कैसे आ गया? क्योंकि वाटर लोग कहते हैं ख़त्म करो, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कंजर्व करो, बचाओ, फ्रेश वाटर बचाओ। पर मैं आप बताता हूँ, ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा लाखों करोड़ों सालों तक। पर ये 97%, जो 100% में जितना भी पानी है, 71% हमारी अर्थ पानी से कवर है, उसका 97% ना क्या कहते हैं, वो पानी तो है पर वो ओशन में है और सलाइन वाटर है। हम उनको पी नहीं सकते, इसलिए लोग कहते हैं उसका हमारा बचा 3% बचा है ना। उसमें से भी 2% है, जो 2% है वो आइस की फॉर्म में है, जो जिसको हम पी तो सकते हैं पर हम निकाल नहीं सकते उसको, क्योंकि ग्लेशियर पर चढ़ने के हम पानी निकालने जाएंगे। तो बचा क्या? 1%, जिसका 0.68% ग्राउंड वाटर है, जिसको हम निकाल सकते हैं, और 0.32 लेक्स, पॉन्ड्स, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर और सॉइल में प्रेजेंट है, जिसको हम पी सकते हैं। तो ओनली 1% प्रेजेंट है। तो इसलिए कहते हैं लोग पानी को बचाओ, फ्रेश वाटर को बचाओ। पानी तो ख़त्म होने वाला नहीं है, वाटर तो, पर फ्रेश वाटर को बचाओ। सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट सक्सेस ह्यूमन एक्टिविटी। वही बता रखा है कि ये रिसोर्सेज ऑलवेज अवेलेबल होते हैं और ये ह्यूमन की एक्टिविटी से नहीं ख़त्म होते। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाना, यही एग्जॉस्टिबल का छोटा भैया मान लो। तो यही ये ख़त्म नहीं होते कभी, पर अगर हम इनका इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे
तो इसकी क्वालिटी बिगड़ सकती है। जैसे मैं हमारे मेरे पास एक किले लैंड है, चलो इस पे सॉइल है, मैंने ये इस लोगों ने कहा, ये जिसने खेत बना के दिया उसने कहा सिर्फ 40 बार खेती करनी है इस पे, मैंने कर दी 100 बार खेती इस पे, तो क्या हुआ, सॉइल की क्वालिटी बिगड़ी क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल होगी, उसको मैंने इतनी बार यूज़ कर लिया, उसके अंदर डीप थी वो थिक थी, वो अब थिन होगी, अब इनफर्टाइल होगी वो, तो इसलिए उसकी क्वालिटी बिगड़ सकती है, पर वो ख़त्म नहीं हो सकते कभी। अब आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिन्यू आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये रिन्यू तो हो जाते हैं, वापस तो आ जाते हैं, पर ये कितने ईयर लेते हैं पता नहीं, लाखों करोड़ों साल ले लेते हैं, जिस तक हम तो वेट नहीं कर सकते। हमको क्या पता हमारी ज़िंदगी, हम जिंदा भी रहेंगे, अर्थ रहेगी, अर्थ फूट जाएगी, अर्थ बचेगी व नहीं, हमको क्या पता। तो हमने इन रिसोर्स को डाल दिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये वापस नहीं आएंगे। और इनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कह देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देख सका था कि इनएग्जॉस्टिबल मतलब नहीं, वापिस अगर नहीं ख़त्म होंगे, एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर इन लगा हुआ तो मतलब वो रिन्यूएबल है, ख़त्म नहीं होंगे कभी, और एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाएंगे। और ये कैन नॉट बी रिन्यूड, ये वापस नहीं आएंगे, रिन्यू मतलब वापस। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है भाई, गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल ना बुको। कोयला तो भैया ख़त्म होने की तादाद पे ही है, ठीक है। जो मिनरल सोर्सेज है वो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो इन एक ना कंसर्न आया, मतलब अब इन प्रॉब्लम आई है कि ये अगर ये ख़त्म हो गए तो क्या क्या होगा। हमको अगर हमने इनके पूरी तरह यूज़ कर लिया, जैसे कोयला पूरी तरह ख़त्म हो गया, तो वो अफेक्ट करेगा हमारी फ्यूचर जनरेशन को। फ्यूचर जनरेशन हमने तो यूज़ कर लिया, पर वो कैसे यूज़ करेंगे, उनके पास तो कोयला नहीं रहेगा, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स कम हो गया, उनके पास फ्रेश वाटर नहीं रहा, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमको इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। इनकी पूरी एग्जॉशन हमारी कहते हैं फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर सकती है। अब एक और सब टॉपिक भी है यहाँ पर, ये देखो ये रहा, सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मेटलिक और आर रिसाइक्लेबल, दीज मेटल्स आर अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। अब देखो मैंने एक केव है, एक केव है, ठीक है, यहाँ से हमने निकाला 2 किलो सोना। क्या निकाला? 2 किलो सोना। अब ये सॉलिड की फॉर्म में, अब इसको पिघलाया गया, फिर इसको एक क्या बना दिया गया, सोने की ईंट 2 किलो की, 24 कैरेट सोना। तो सोने की ईंट किसके पास आ गई? मेरे पास। अब उन्होंने कहा कि जो केव थी ना उसमें लास्ट सोना था, उसके बाद सोना ख़त्म। तो अब मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सोने की ईंट है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि अगर मेरे से टूट भी गई, जैसे मेरे से 2 भागों में बट गई, तो भी मैं इसको फिर से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको पिघला के इसको फिर से मोल्ड में डाल के इसको फिर से सोने की ईंट बना सकता हूँ। तो ये इसको नॉन रिन्यूएबल में क्यों डाला गया? क्योंकि वापस तो आ सकती है। पर सुनो, वो केव से ख़त्म हो गई, मतलब रही तो मेरे पास ही, और किसी के पास तो नहीं जाएगी, चाहे मैं 2-3 लोगों में बांट दूँ उसको, पर उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी ना। उस शहर में, इस कंट्री में, जिस कंट्री में ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। तो वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ये रिसाइकलेबल है, ये यूज़ हो सकती है, पर ये वापस नहीं आती। अब आते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स में बांटा गया, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। बायोटिक रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब बायोस्फीयर मतलब स्फीयर ऑफ लाइफ, इसे तो आपने पढ़ा होगा, लाइफ, इसका मतलब ये लाइफ होता है। अब जो बायोस्फीयर से लिए गए हैं रिसोर्सेज, और उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग है, जी रहे हैं हम, ह्यूमन, काओ, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, वो बायोटिक रिसोर्सेज है। आप ऐसी भी रट्टा लगा सकते हो कि इसका बी उठा लो, बी से बायोस्फीयर, है ना, और बायोस्फीयर मतलब ही लाइफ होता है, और लाइफ का मतलब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, रट्टा लगाना पड़ेगा भाई। और ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और ये जो मैंने रिन्यूएबल भी करवाया था, उसका दूसरा नाम रिन्यूएबल, इसकी डेफिनेशन ये रही, और इसका दूसरा नाम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया, इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर द बायोटिक रिसोर्सेज, ये देखो, द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसके एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है ना, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे काओ का ले लो, काओ भी एक बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि वो लिविंग है। ये हमको क्या देती है? मिल्क देती है, और बहुत कुछ देती होगी, मेरे को क्या पता। हैन ले लो, एग,
ह्यूमन ले लो भाई, ह्यूमन ने तो सब कुछ ही दिया है ना, ह्यूमन सब कुछ देता है, ह्यूमन ऑल थिंग, जितनी भी थिंग्स हैं ह्यूमन ने दिए। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट पैरे में यही बताया कि ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्स, क्योंकि इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस की लेट रिसोर्स आर डेवलप। तो फर्स्ट पार्ट भी जल्दी देख लेना। तो ये इसको हमको बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट देती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिसोर्सेज ज़्यादातर यूज़फुल प्रोडक्ट देते हैं, तो वह बायोटेक रिसोर्सेज में आंसर आएगा। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट, ऑल बायोटेक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बट टेक्स लिमिट ऑफ टाइम फॉर टू बी रिन्यूड आर नोन एज फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। तो अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपने पढ़ा होगा साइंस में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। तो अब ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करेंगे, रीजनरेट करेंगे, तो ये ख़त्म नहीं होंगे कभी, है ना। ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने बहुत सारी प्रजातियाँ बना लेते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके भी वो ख़त्म नहीं होंगे। प्लांट्स एक स्पीशी है, वो रिप्रोड्यूस करेगी और वो फिर से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज, सो हम कह सकते हैं कि ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रही है। रिन्यूएबल हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो ख़त्म नहीं होंगी कभी, तो रिन्यूएबल कह सकते हैं। पर एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि कुछ रिसोर्सेज वापस तो आ जाते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे एक पेड़ को कितना ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, 50-60 साल। अपने पंजाबी में पढ़ा होगा, 50-60 ईयर्स एक पेड़ को। तो पूरे फॉरेस्ट को ग्रो करने में लगभग 500-600 साल लग जाएंगे। तो उतना हम वेट तो कर लेंगे, क्योंकि 500-600 साल में हमारी 5-6 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। तो वैसे ही फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल सोच है, क्योंकि वो भी लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, तो वो बहुत सारा टाइम लेता है रिन्यूएबल होने में। पर इनको नॉन रिन्यूएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर नहीं रह रहे हैं। 500-600 साल कम होते हैं मिलियंस से। मिलियंस तो भैया कितना होता है पता है नहीं हमको, मिलियंस तो पता ही नहीं, है ना। अब आते हैं अबायोटिक सोर्सेज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अबायोटिक सोर्सेज। तो अब बायोटिक क्या होता है, लिविंग, उसका पुट्ठा कर दो भाई, नॉन लिविंग, दैट इज़ अबायोटिक। तो अब इसका भी रट्टा लगाना पड़ेगा। बायोटिक मतलब बायोस्फीयर, उसकी जगह अबायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर है नहीं, मतलब लिविंग है नहीं, रट्टा लगाओ। तो इसका एग्जांपल है लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हमने पढ़ा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मिनरल्स वो ख़त्म हो सकते हैं, है ना, ख़त्म हो सकते हैं। तो अब बायोटिक सोर्सेज में मिनरल्स नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और लैंड भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अब इसकी डेफिनेशन भी अब याद कर लेना और इसकी भी याद कर लेना, एग्जांपल भी याद कर लेना थोड़ी सी। तो बायोटिक रिसोर्स ना, एक मिनट, बायोटिक रिसोर्स ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं ज़्यादातर, पर एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर पढ़ा कि वाटर तो रिन्यूएबल है, क्योंकि फ्रेश वाटर ख़त्म हो सकता है, वाटर ख़त्म नहीं हो सकता कभी। इससे अगर आप फ्रेश वाटर लगाओगे ना, फ्रेश वाटर, तो वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आएगा। पर अब वाटर है तो वो ख़त्म नहीं हो सकता कभी। तो ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। जैसे मिनरल्स ख़त्म हो सकती, लैंड तो बढ़ती नहीं, ख़त्म भी नहीं होती, ठीक है, लैंड बढ़ती भी नहीं, ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट नहीं है और हमारा प्लेनेट बड़ा होता ही नहीं, तो झगड़े होते हैं इस लैंड के लिए। तो ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी। लैंड ख़त्म हो सकती है, अगर सारी यूज़ कर ली लैंड तो ख़त्म होगी, अब और यूज़ नहीं कर सकता। तो सेक्टर सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं अबायोटिक, बस एक्सेप्ट वाटर को छोड़ के सारे। दी सोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये बहुत डिमांड में चल रहे हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में आपको कारखाने, एग्रीकल्चर, जैसे अब लैंड सॉइल होती है, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको प्रोसेस करके वो पैसा कमाते हैं इंडस्ट्री वाले, ठीक है। और बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, नॉन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं, तो उसका आंसर आएगा अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस। अब ऑकरेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। इसके बारे में हमने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, नेचुरल एंड मैन मेड। इसके बारे में अभी थोड़ा सा लिखा है, पर एक सब टॉपिक भी इंक्लूड होता है इसमें, वो आपको अभी दिखाएंगे हम। तो शुरू करते हैं इस रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द नेचर इन फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा आर नोन एज एंड यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स आर सेटिस्फाइड देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। आपने ये भी पढ़ा ही होगा 7th में कि जो नेचर से लेते हैं रिसोर्सेज, जो नेचर हमारी प्रकृति से लेते हैं हम रिसोर्सेज, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह देते हैं, हाँ। और उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए तो हम, अगर यहाँ पर
देख लो, लैंड है, एक लैंड पड़ी है, वो नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल है, तो उसको रिसोर्स तो नहीं कहते, क्योंकि हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नेसेसरी तो है ही नहीं, वो पड़ी है, हमारे लिए नेसेसरी है नहीं, है ना, तो इसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते तब, अगर हमको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए रिसोर्स है नहीं। तो इसलिए हमको ये वह पॉइंट भी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमको ह्यूमन यूज़ करे उसको, तो भी हमको उसको हम नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। फिर तो अगर हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो उसको हम नेचुरल थिंग कह देंगे, सिंपल नेचुरल थिंग। नेचुरल रिसोर्स नहीं कह पाएंगे, रिसोर्स होती हैं चीज़ें जिसको हम यूज़ करेंगे और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसलिए ठीक है, रिसोर्सेज के डेफिनेशन में भी ये लिखा है। एग्जाम्पल इसकी वाटर मिनरल इन फॉरेस्ट सेक्टर। वाटर इज अबायोटिक, वाटर 3 चीज़ों में आ चुके हैं अभी। वाटर इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज, वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स आ चुके हैं 3 चीज़ों में, ऑक्रेंस में आ चुके हैं, नेचुरल में आ चुके हैं, अबायोटिक में आ चुके हैं, और क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल में आ चुके हैं। फॉरेस्ट आ चुके हैं रिन्यूएबल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, अबायोटिक है, और अबायोटिक सॉरी बायोटिक है, और ये नेचुरल है। तो इसलिए ये तीनों भी यूज़ हो चुके हैं। तो इसका एग्जांपल्स ये हैं। मैनी ऑफ दिस नेचुरल सोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ह्यूमन बींग्स आर फ्रॉम द बेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं ना, बेस ऑफ द डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग लगाई, बिल्डिंग बनी किससे है, वो ईंटों से। ईंटों किससे बनी है, मिट्टी से। बनी किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर। वो किससे बनी है, मिट्टी से। दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ओके। और क्या हुआ, क्या कहते हैं, सीमेंट से बनी है, सीमेंट में पानी लगा है, दैट इज़ आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ना, क्या कहते हैं, ये हमारी डेवलपमेंट करते हैं इस कंट्री की, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन। कार किससे बनी है, मेटल से, मेटल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। रोड किससे बनी है, किससे बनी है, किससे बनी है, सीमेंट से, पत्थरों से, डेट इज़ आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो बहुत सारे डेवलपमेंट कर देती है और हमारे लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि अगर अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, हमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है और हमारे लिए असेंशियल है और डेवलपमेंट करते हैं कंट्री की। तो नेक्स्ट आते हैं हम मैन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग, मशीन, दिस रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस बट आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमको यूज़ करना चाहिए, तब वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे, वरना वो नेचुरल थिंग कहलाएंगे। पर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसको हम मैन मेड रिसोर्सेज कह देते हैं। हाँ, मैन मेड रिसोर्सेज कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड, बिल्डिंग सेक्टर। बिल्डिंग सीमेंट से बनी है, पानी से बनी है, मिट्टी से बनी है, ईंटों से बनी है, और बनी किसके ऊपर है, मिट्टी के ऊपर, लैंड के ऊपर। मशीन किससे बनी है, मशीन मेटल से बनी है, मेटल लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। पानी से बनी है, पानी से भी बनती है मशीन, जैसे पानी मेटल को, ठीक है, बहुत सारा यूज़ होता है पानी का। तो भैया रोड्स भी पत्थरों से बनी है, मिट्टी से बनी है, तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये ना एक ना प्रोसेस होता है, जैसे ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक नेचुरल रिसोर्स है, अब उसको हमको यूज़ करना चाहिए, उसको हम यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन मेड रिसोर्सेज में। ये एक प्रोसेस मैंने बनाया, वैसे मैंने बनाया नहीं, उसको हम मैन मेड रिसोर्सेज कह देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सॉइल की। सॉइल्स को हमको यूज़ करके, हमने यूज़ कर लिया, उससे ब्रिक्स बना दिए, तो उससे हमने घर बना लिया, और जो ये घर बनाया वो क्या हुआ, मैन मेड रिसोर्सेज हमने बनाया, तो इसको ही कह देते हैं। तो ये हमारे लिए नेचुरल सोर्सेज से ही बने होते हैं रिसोर्सेज। अब ये सब टॉपिक आता है, एक सेकंड, गलती से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हाँ। तो अभी मैं पानी पीने गया था, इसलिए थोड़ी सी मतलब स्किप आया। तो क्वालिटी, अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आपने याद करो कि आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्स, पर कैसे, ह्यूमन कैसे रिसोर्स, ह्यूमन को कैसे मान सकते हैं वो रिसोर्स है। तो वो डिपेंड होता है क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पीपल इन अ कंट्री डिटरमाइनेट्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस कंट्री में कितना ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ पीपल। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक कंट्री है जिसमें हेल्दी पीपल है और एजुकेटेड पीपल हैं,
स्किल्ड पीपल है, चाहे स्किल्ड ले लो, यहाँ पर स्किल्ड पीपल है, तो वो कंट्री क्या हुई, वो बहुत डेवलप्ड कंट्री हुई, क्योंकि वो अपने जो ये पीपल हैं वो अपनी सोसाइटीज़ को ना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या अपने कोई इन्वेंशंस कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज ख़त्म होने का डर कम है। तो वो अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री जिसमें नॉट हेल्दी, मैनली मतलब नॉट हेल्दी, मोटे फूले लोग और इलिटरेट, जो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, वैसे लोग हैं, तो वो अपनी सोसाइटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खाने में ही मस्त होंगे, उनको कुछ आता नहीं है। इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आता नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएंगे, कम ही कंट्रीब्यूट करेंगे। उनको क्या कौन सा रिसोर्सेज निकालने आते होंगे फिर, तो रिसोर्सेज का बढ़ेगा ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगी कंट्री, तो इसलिए ही वो डेवलप्ड नहीं हो पाएगी कंट्री। पर अगर दूसरी तरफ हेल्दी और वेल एजुकेटेड पीपल हैं तो वो डेवलप हो सकती है डेवलप। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जापान, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे, आप बाद में पढ़ सकते हो और मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। जापान, इसका नाम तो सुना होगा, ये बहुत छोटा देश है पर इसने बहुत डेवलप्ड कर लिया और डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है। इंडिया से तो बहुत छोटा देश है, इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री। जापान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जापान इज़ शायद सेकंड थर्ड होगा पॉपुलेटेड कंट्री, या फर्स्ट ही होगा शायद। वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन, तो क्वान्टिटी तो बन गई जापान की, ठीक है, जापान की क्वान्टिटी तो बन गई। अब क्वालिटी भी देखते हैं, क्वालिटी उसके पीपल मस्त है। आपने सर्च कर लो कि कितने एजुकेटेड पीपल हैं और टोटल पीपल में से गूगल में, तो बहुत सारे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होंगे, स्किल्ड पीपल हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है जापान की, आप वीडियो देखा करो भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली चुकी है टेक्नोलॉजी, इंडिया से तो काफ़ी ऊपर है जापान की टेक्नोलॉजी, पर वो इतना छोटा देश है फिर कैसे इतना ऊपर है। क्वालिटी भी मस्त है, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, तो जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। हाँ जी, जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अफ्रीका की बात आती है, इसका नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है, एशिया के साथ ही पड़ता है। तो अफ्रीका, अब उसकी क्वांटिटी देखते हैं, बहुत कम पीपल हैं भाई, डेजर्ट बहुत है, सहारा इसमें ही है, तो बहुत कम पीपल है, तो क्वांटिटी तो गई, वेल ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। क्वालिटी देखते हैं, अब नहीं, इलिटरेट पीपल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और अनस्किल्ड पीपल है, ज़्यादा स्किल भी नहीं है उनके पास, कम ही जो पीपल हैं जो स्किलिंग कर पा रहे हैं, तो क्वांटिटी भी गई। तो जापान इज़ अ नॉट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है ये, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग स्टेज भी चल रहा है। पर ना जापान से ज़्यादा रिसोर्सेज है, अफ्रीका के पास जापान से ज़्यादा रिसोर्सेज है। अफ्रीका के पास खुद का डेजर्ट है, उसके पास पाम ट्री है, इतने सारी फॉरेस्ट हैं, पर जापान के पास कोई फॉरेस्ट नहीं है। पर जापान डेवलप्ड है, पर अफ्रीका डेवलप नहीं है, क्योंकि उसके पास अनस्किल्ड है और बहुत कम पॉपुलेशन है, इलिटरेट, तो क्वालिटी और क्वांटिटी तो बहुत कम है उसकी, तो इसलिए वो ह्यूमन रिसोर्स का कम है और वो डेवलप्ड नहीं है। तो आज की वीडियो में गए जितना ही, हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, फिर ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो बाय बाय।